हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो क्या हालचाल सबके, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी सबकी अच्छी चल रही हों। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम करने वाले हैं सेडलर आयोग को, यानी कि सेडलर कमीशन को। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है इंपॉर्टेंट कमीशंस एंड कमिटीज। यूनिट 10 को हम कवर कर रहे हैं। यूनिट 10 यानी कि हायर एजुकेशन। तो यूनिट 10 में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है सेडलर आयोग, और यहां से लगभग हर साल आपके सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो एज यूजुअल एक बार आप सब लोग चेक कर लीजिए और चेक करके मुझे बता दो कि सबका ऑडियो वीडियो पीपीटी सब क्लियर है। और क्लियर है तो थम्स अप कर दो, और सब लोग एक बार सेशन को शेयर भी कर दीजिए जिससे कि बाकी लोग भी हमसे जुड़ पाए। पिछली क्लास में मैंने आपको कोठारी कमीशन को कवर करवाया था। तो कोठारी कमीशन में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे बता सकते हैं। कोठारी कमीशन सबको क्लियर है? चलो जी, तो शुरू करते हैं सेशन को। सेडलर आयोग को हम करने वाले हैं। इससे पहले सबसे पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। नेट जीआरएफ विद शिव मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आप जुड़ सकते हो। अगर आप पेपर 1 का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एकलव्य बैच है जो चल रहा है। एकलव्य बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। पेपर 1 का लाइव क्लासेस रहेंगी, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों, चाणक्य बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाणक्य बैच में कंप्लीट हिस्ट्री का सिलेबस है जो आपको करवाया जाएगा अकॉर्डिंग टू द यूजीसी नेट सिलेबस, जिसमें फ्री टेस्ट सीरीज है, लाइव टेस्ट होंगे, और यूजीसी नेट का अपडेटेड सिलेबस के अनुसार आपको पूरा का पूरा कोर्स है जो करवाया जाएगा। ये सारे के सारे कोर्सेज आपको मिलने वाले हैं अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप पर। तो अपनी यूनिवर्सिटी का ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, जहां से आपको ये सारे कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, चलो जी, अब बात करते हैं सेडलर आयोग के बारे में। ठीक है, सेडलर कमीशन के बारे में। सेडलर आयोग, ठीक है, सेडलर आयोग के बारे में हम बात करेंगे। देखिए जी, सेडलर आयोग की मैं बात करूं तो सबसे पहले जो सेडलर आयोग है आपका, इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। सबसे पहले तो देखो, ये है एक ब्रिटिश एजुकेशन कमीशन आपका। ठीक है, ब्रिटिश एजुकेशन कमीशन है, और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1917 से 1919 के बीच में। और इस टाइम पे भारत में जो रूल होता है वो किसका होता है? ब्रिटिशर्स का रूल होता है, यानी अंग्रेजों का यहाँ पे शासन होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रिटिश एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहां पर अंग्रेजों का शासन था तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? तो इसको हम ब्रिटिश एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये ब्रिटिश कालीन शिक्षा में विकास हुआ था, तो इसको हम ब्रिटिश एजुकेशन कमीशन, ठीक है, ब्रिटिश एजुकेशन कमीशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, क्योंकि इस टाइम पे किसका शासन था भारत में? ब्रिटिश का। नाउ अब हम बात करते हैं जो सेडलर आयोग है इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातों की। लेकिन उससे पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि ब्रिटिश काल में शिक्षा में क्या क्या विकास हुआ था, यानी कि ब्रिटिश पीरियड में कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट आयोग थे, कौन कौन से कमीशंस एंड कमिटीज आई थी। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले तो मेन डेवलपमेंट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है, ब्रिटिश काल में मेन डेवलपमेंट कौन कौन से हैं आपके? ठीक है, एक तो है आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का आपका चार्टर एक्ट है, जो सबसे पहला ब्रिटिश कमीशन आपका माना जाता है, ब्रिटिश आयोग आपका माना जाता है। चार्टर एक्ट ऑफ 1813 यानी 1813 का जो चार्टर एक्ट है वो पहला एक्ट आया था एजुकेशन से रिलेटेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, उसके बाद में आपके मैकोले की मिनट आती है। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1835 की। ठीक है, उसके बाद में हम देखें यहां पर आपका वुड्स का डिस्पैच आता है 1854 का,
जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन भी बोलते हैं। उसके बाद में हंटर शिक्षा आयोग आता है 1882-83 में। उसके बाद इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट आती है 1904 में। और उसके बाद आता है दोस्तों आपका सेडलर आयोग, सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन, जिसको आज हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं, सेडलर आयोग को। और उसके बाद में आपका आता है हाटो कमेटी। हाटो कमेटी के बाद में वर्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन, गांधी जी के विचारों पर आधारित थी। और उसके बाद में सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन 1944 का। तो ये आपका मेन डेवलपमेंट माना जाता है ब्रिटिश एजुकेशन के टाइम पे। इनको एक एक करके हम एक एक सेशन में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। साथ में इनसे रिलेटेड जो आपके PYQs हैं, जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं, वो भी कवर करेंगे। आज का जो हमारा रहेगा वो है आपका सेडलर शिक्षा आयोग। ठीक है, चलो जी। तो एवोल्यूशन ऑफ हाई लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ठीक है, ये भी प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, यानी आजादी से पहले हमारे देश में क्या शिक्षा में विकास हुआ था। इसमें है आपका सेडलर शिक्षा आयोग। अब ये जो सेडलर शिक्षा आयोग है दोस्तों, इसका नाम सेडलर क्यों पड़ा? सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि भाई इसको सेडलर शिक्षा आयोग क्यों बोलते हैं। इसकी डेट आप सबको पता है, 1917 से 1919 के बीच में आया था। ब्रिटिश कालीन एजुकेशन कमीशन है। और इसका नाम सेडलर इसलिए है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो थे माइकल सेडलर। डॉक्टर माइकल सेडलर की अध्यक्षता में इस कमीशन को क्या किया गया, गठित किया गया। अब ये जो सेडलर शिक्षा आयोग था आपका, सेडलर जो कमीशन था, इसमें बेसिकली दोस्तों कलकत्ता जो यूनिवर्सिटी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ऊपर ये आयोग बैठाया गया था। इसलिए इसका एक नाम और है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन। तो इसको आप जरूर लिख लीजिए। सेडलर शिक्षा आयोग को ही हम क्या बोलते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं। कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन हम बोलते हैं, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन हम इसको बोलते हैं, क्योंकि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की के लिए ये इस आयोग को गठित किया गया था। तो इसके अंतर्गत कलकत्ता विश्वविद्यालय की शिक्षा की जांच करने का कार्य है वो सौंपा गया था। सेडलर आयोग ने अपना प्रतिवेदन 1919 में प्रस्तुत किया, यानी कि इसने अपनी रिपोर्ट है वो कब सौंपी थी, 1919 में इसने अपनी रिपोर्ट है वो सौंपी थी। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय के अतिरिक्त माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, ठीक है, याद रखना, कलकत्ता विश्वविद्यालय के अतिरिक्त, मतलब आपसे पूछता है कि क्या क्या इसकी मेन रिकमेंडेशंस थी, किस किस सब्जेक्ट के, किस किस एरिया के लिए इसने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की। तो एक तो इसके अतिरिक्त माध्यमिक और उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, ठीक है, अध्यापकों के प्रशिक्षण यानी टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, औद्योगिक और व्यावसायिक शिक्षा के लिए संबंध में अपने विचार रखे। अब यहां से एक एक पॉइंट से एक एक सवाल आपका बन सकता है। क्या सेडलर शिक्षा आयोग ने माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अपने रिकमेंडेशंस दी? बिल्कुल दी। क्या इसने स्त्री शिक्षा के लिए रिकमेंडेशंस दी? बिल्कुल दी। क्या इसने अध्यापकों यानी टीचर्स ट्रेनिंग की बात की? बिल्कुल की। क्या इसने इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल एजुकेशन की बात की? बिल्कुल की। तो ये सारे एरियाज के बारे में सेडलर यूनिवर्सिटी कमीशन ने अपने विचार हैं जो रखे हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक छोटा सा सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए था कि सर कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ा सा हमें बता दीजिए। आपने किसी ने नहीं पूछा, ऐसे सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए क्योंकि यहां से आपके सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ में आपको बता देता हूं कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन के बारे में, कलकत्ता यूनिवर्सिटी के बारे में। कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1857 में, ठीक है जी। और 1857 में इसके साथ में दो यूनिवर्सिटी और थी जिनकी स्थापना की गई थी। एक तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी, ठीक है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी और आपका मद्रास यूनिवर्सिटी। अब कलकत्ता हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन तीनों में जो सबसे पहले स्थापना हुई थी वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की हुई थी। तो फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश की थी बाय ब्रिटिशर्स वो थी आपकी कलकत्ता यूनिवर्सिटी। ठीक है, इतनी बात आप सबको पता होनी चाहिए।
अब देखो एक सवाल और आपका बनता है यहां से कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना किसकी सिफारिश पे की गई थी। तो सिफारिश की मैं बात करूं तो वुड्स डिस्पैच, वुड्स का जो डिस्पैच आता है इसकी सिफारिश पे, वुड्स के डिस्पैच की सिफारिश पर इसकी स्थापना है जो की जाती है। अब एक छोटा सा सवाल और मैं आपसे पूछता हूं कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली वुमेन ग्रेजुएट कौन थी, फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट, बताओ। मैंने बताया हुआ है आपको, वैसे टॉपिक मैं आपको करवाऊंगा, इंडियन वुमेन इन एजुकेशन, वो वाला टॉपिक हम करेंगे, लेकिन फिर भी आप बताओ आप किस किस को पता है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली महिला स्नातक कौन थी, क्योंकि ये सवाल पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। आप कमेंट करके बता देना। तो हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन की बात कर रहे थे, 1917 में घटित होता है, 1919 में इसकी रिपोर्ट आती है, और इस यूनिवर्सिटी का एक नाम और है, इस आयोग का एक नाम और है, नाम है कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, ठीक है। इस आयोग का नाम क्या है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, इस आयोग का नाम है। तो ये क्यों नाम है, क्योंकि ये पहले कलकत्ता यूनिवर्सिटी के लिए बना था, लेकिन इसकी रिकमेंडेशंस थे, इसकी रिकमेंडेशन ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी यूनिवर्सिटी है उन पर लागू होती है, इसकी रिकमेंडेशंस ऑल ओवर इंडिया की यूनिवर्सिटी है उन सब पर लागू होती है। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अब इसके मेन मेन प्रावधान क्या क्या है वो एक बार देख लीजिए, इसकी मेन मेन रिकमेंडेशंस क्या है, इसकी मेन मेन सिफारिशें क्या है। सबसे पहले तो इसने क्या बोला, सबसे पहले तो इसने बोला कि इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालयों से अलग कर दिया जाए, इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से अलग कर दिया जाए। अब इंटरमीडिएट कक्षाएं कौन सी होती हैं आपकी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, जैसे 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं एंड 12वीं, ठीक है, इनको इंटरमीडिएट कक्षा स्टार्टिंग में बोला गया, लेकिन जनरली हम 11 और 12 को इंटरमीडिएट बोलते हैं, ठीक है। 11 और 12 को इसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट बोलते हैं, इंटरमीडिएट। तो इसने बोला कि इसको विश्वविद्यालय शिक्षा से अलग कर दिया जाए। इंटरमीडिएट परीक्षाओं के संचालन के लिए एक माध्यमिक बोर्ड का गठन हो, है ना, और स्नातक की शिक्षा त्रिवर्षीय हो। तो अभी ये सिस्टम अपना चल रहा है 10+2, ठीक है, +3। तो ये आपका क्या है, यूजी के ईयर है, ये 10th एंड 12th हो गया आपका, 11th एंड 12th हो गया, और ये आपके स्कूली शिक्षा होगी। तो ये सिस्टम आपका चल रहा है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको क्या बताया, एक तो सेडलर ने क्या बोला कि भाई इंटरमीडिएट कक्षाएं हैं उनको आप अलग कर दीजिए, ठीक है, इसके लिए एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका गठन कीजिए। तो आप देखते होंगे आज आपके जैसे सीबीएसई बोर्ड है, आपके स्टेट बोर्ड होते हैं, इन सब की सिफारिशें किसने की थी, सेडलर आयोग ने। और स्नातक शिक्षा कितनी, 3 साल की, 3 साल की आपका यूजी प्रोग्राम, यूजी प्रोग्राम की मैं बात करूं तो वो 3 साल की है, ठीक है। अब देखो यहां पे बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। एक तो देखो कादम्बनी गांगुली और एक चंद्रमुखी बसु, ठीक है, एक चंद्रमुखी बसु, एक कादम्बनी गांगुली, ये कलकत्ता यूनिवर्सिटी की पहली महिला ग्रेजुएट थी, ठीक है। तो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि फर्स्ट वुमेन ग्रेजुएट ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी तो कौन सी थी, एक तो कादम्बनी, कादम्बनी गांगुली, ठीक है, एक चंद्रकला, ठीक है, चंद्रकला चंद्रमुखी बसी, ठीक है, ये हो गया। अब सिफारिश पे, ठीक है, ये 3 तो क्लियर है, इंटरमीडिएट को अलग करना है, इंटरमीडिएट के अलग से बोर्ड लगाना है, और स्नातक की शिक्षा 3 साल की होनी चाहिए। उसके बाद में इसने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को भारत सरकार के नियंत्रण से लेकर बंगाल सरकार के अधीन कर दिया जाए, कि भाई जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है वो बंगाल सरकार के अधीन आनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं आनी चाहिए, वो बंगाल सरकार के अधीन आनी चाहिए, ये इसकी एक सिफारिश थी, ठीक है। एक इसने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, एक इसने बोला कि हाई स्कूल तक अधिकांश विषयों का माध्यम भारतीय भाषा होना चाहिए,
परीक्षा की व्यवस्था में भी संशोधन किया जाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, क्योंकि भाषा से रिलेटेड आपका क्या आता है, सवाल आता है कि इसने बोला कि भाई जो स्कूल एजुकेशन है ना, उसको आप भारतीय भाषा में दो, उसको आप अंग्रेजी में मत दो, फॉरेन लैंग्वेज में मत दो, उसको आप किस में दो, उसको आप दो इंडियन लैंग्वेजेस में। आपको हाई स्कूल तक की जो विषय है वो आप इंडियन लैंग्वेज में इनको पढ़ाइए। एक इसने क्या बोला कि विश्वविद्यालय से सरकारी नियंत्रण कम किया जाए तथा वास्तविक शिक्षण कार्य करने वाले विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाए। यानी कि ये इशारा कर रहा है आपके जैसे प्राइवेट सेक्टर के लिए कि भाई जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के ऊपर, उसको थोड़ा सा कम करो आप। जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है उसको क्या करना है, उसको कम करना है, ये इसने बोला। ठीक है। एक इसने क्या बोला कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति, विश्वविद्यालय की स्थापना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे कोई पूछे कि वाइस चांसलर की जो नियुक्ति है, अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर का रिकमेंडेशन किसने दिया? हर एक यूनिवर्सिटी का वीसी होता है, और वीसी की आज आप देखेंगे तो वाइस चांसलर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? गवर्नर ऑफ द स्टेट, राज्य के राज्यपाल के द्वारा वीसी की नियुक्ति की जाती है। तो इसकी रिकमेंडेशन किसने दी? इसकी रिकमेंडेशंस दी किसने? सैडलर आयोग ने। एक दोस्तों इसने इंटर यूनिवर्सिटी की बात की, इंटर यूनिवर्सिटी की बात की। तो आपसे कोई पूछे कि इंटर यूनिवर्सिटी की बात करने वाला पहला आयोग कौन सा था, तो वो सैडलर आयोग था। दूसरी चीज, इसने वुमेन एजुकेशन के लिए भी बात की। ठीक है, इसने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड प्रॉब्लम्स की भी बात की कि भाई जो यूनिवर्सिटीज हैं उसमें महिला शिक्षाओं के ऊपर बल देना चाहिए, है ना। जो वोकेशनल एजुकेशन है, जो वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, उसके लिए भी हमें काम करना चाहिए यूनिवर्सिटीज में। तो एक इसकी ये सिफारिश थी। इसके बाद में हम बात करें आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि आपको दो तीन चीजें ज्यादा यहाँ पे याद रखनी है कि इसकी सिफारिश के बाद में, यानी ये जब आयोग आता है तो कुछ यूनिवर्सिटीज है जिनकी स्थापना की जाती है। जैसे 1913 में आपका एक शिक्षा नीति आती है और 1917 के सैडलर आयोग आता है। उसके बाद में दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो 1916 में मैसूर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। 1916 में फिर बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। 1917 में फिर पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी जाती है। 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। फिर 1920 में आपका अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। और 1921 में फिर आपका लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जो इस पीरियड में स्टैब्लिश होती हैं। ठीक है, एक बार कमेंट करके सब लोग बताओ कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो 1913 से लेके 1921 तक स्टैब्लिश हुई, क्योंकि इनसे सवाल पूछे जाते हैं आपको कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस ईयर में स्टैब्लिश हुई है। तो 1913 में आपकी होती है कौन सी यूनिवर्सिटी, बताओ? 1916 में पहली है मैसूर। फिर 1916 में बीएचयू की स्थापना हो जाती है, बनारस विश्वविद्यालय की। 1917 में पटना विश्वविद्यालय की। 1918 में उस्मानिया विश्वविद्यालय की। 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय की। और 1921 में लखनऊ विश्वविद्यालय की। यह स्थापना आपकी होती है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप ऐड कर लीजिए इसमें, कि सैडलर आयोग ने, जो आपका सैडलर आयोग है, सैडलर आयोग ने कैबे, ये कैबे क्या है? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये कैबे क्या है आपका, यहां पे लिख लीजिए, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? कैबे क्या है? ये हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है ये। ठीक है, इसके लिए केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार दोनों के लिए एजुकेशन के संबंध में, शिक्षा के क्षेत्र में
शिक्षा के क्षेत्र में ये केंद्र और राज्य सरकारों के लिए हाईएस्ट एडवाइजरी बॉडी है। और कैबे की स्थापना कब होती है? कैबे की स्थापना होती है, कब होती है बताओ, डेट बताओ। 1920। कब स्थापना होती है इसकी? 1920 में। फिर होता क्या है कि 1920 में इसकी स्थापना हो जाती है, फिर 1923 में कैबे को वापस आर्थिक तंगी के कारण क्या कर दिया जाता है? खत्म कर दिया जाता है। फिर आपका आता है दोस्तों 1930 में हार्टोग कमेटी, ठीक है। फिर 1930 में क्या आती है आपकी? हार्टोग समिति आती है। हार्टोग समिति बोलती है कि भाई कैबे तो बहुत जरूरी है, इसको आप दोबारा से लेके आओ। फिर 1935 में इसको दोबारा से बहाल कर दिया जाता है और 1935 में फिर से आपका कैबे है वो अस्तित्व में आ जाता है, ठीक है। तो अब एक सवाल और बनता है कि कौन सी कमेटी थी जिसने कैबे को दोबारा से रिवाइव किया? तो हार्टोग समिति की सिफारिश पर इसको दोबारा से क्या कर दिया जाता है? रिवाइव कर दिया जाता है। तो इतनी चीज है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखो ये सवाल आपसे पूछा गया था, पीवाईक्यू है ये, इसका आंसर कीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्लान स्कीम कमीशन ऑफ ब्रिटिश रिकमेंडेड अ 12-year स्कूल कोर्स आफ्टर पासिंग द इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन रेदर देन द मैट्रिकुलेशंस? हंटर एजुकेशन कमीशन, ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन और सैडलर कमीशन 1917 से 1919। तो बताओ क्या होगा इसका सही आंसर? निम्नलिखित में से निम्नलिखित अधिनियम योजना, ठीक है, ब्रिटिश आयोग ने मैट्रिक इंटरमीडिएट की अच्छे स्कूल कोर्स की सिफारिश की? अंडर एजुकेशन कमीशन, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है आप सबको पता होगा, सैडलर शिक्षा आयोग ने ये अपनी सिफारिशें हैं जो दी है। तो इस चीज को हमें याद रखना है। देखो दो तीन चीजें तो देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस आयोग में। एक तो देखो ये इंटरमीडिएट वाला जो है आपका, इसको याद रखना। एक जो 10+2+3 वाला जो स्ट्रक्चर है उसकी शुरुआत है वो सैडलर आयोग से ही मानी जाती है, ठीक है। तो एक ये पॉइंट, दो तीन पॉइंट मैं आपको नोट डाउन करवा देता हूं। एक तो देखो ये आपका 10+2+3 वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसकी शुरुआत है वो सैडलर आयोग ने की थी। इसकी जो शुरुआत है वो किसने की थी? सैडलर आयोग, ठीक है, सैडलर आयोग ने की। एक दोस्तों आपका जो कैबे वाला है ना, इसकी स्थापना 1920 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ठीक है। एक आपका जी ये जो इंटरमीडिएट वाला जो पोर्शन है, पॉइंट है, इंटरमीडिएट स्कूल, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक याद रखना कि ये इसकी जो सिफारिश है, सैडलर आयोग की सिफारिशें है, ये ऑल ओवर इंडिया के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सब पे लागू होता है। सैडलर आयोग की जो सिफारिशें हैं ऑल ओवर इंडिया, पूरे भारत, ऑल ओवर इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है, भारत की सभी यूनिवर्सिटीज पर लागू हुई, सभी विश्वविद्यालयों पर लागू हुई। तो इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना सब, ठीक है। तो चलिए, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। अब इसका नोट्स आपको कहां से मिलेगा? नोट्स के लिए आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल है नेट जीआरएफ विद शिव, ठीक है। ये क्या है आपका टेलीग्राम चैनल है जहां से आपको पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है जी। पेपर 1 का एकलव्य बैच आपका चल रहा है। एकलव्य बैच में आप कंप्लीट पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं, ऑल 10 यूनिट्स की। हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश में अलग से भी नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक, लाइव क्लासेस रहेंगी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में दोनों में रहेगा। डेली होमवर्क असाइनमेंट मिलेंगे, कंप्लीट कोर्स कवर होगा, वीकली डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे। ठीक है, साथ में दोस्तों चाणक्य बैच है, हिस्ट्री का चल रहा है आपके लिए, तो आप चाणक्य बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कंप्लीट हिस्ट्री का कोर्स है जो आपको करवाया जाएगा चाणक्य बैच में। ठीक है, कंप्लीट कोर्स होगा, फ्री टेस्ट सीरीज है जो आपको करवाई जाएंगी, यहाँ पर लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, और हैंड रिटन नोट्स आपके होंगे, और हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में आपकी क्लासेस होंगी, और ये सब आपको कहाँ पे मिलेगा, अपनी यूनिवर्सिटी के ऐप में मिलेगा। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर बेसिस पे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। हाँ, एक बात और है कि आप सब लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपको ये सेशन कैसा लगा, कमेंट करके अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। ठीक है, और साथ में आपको किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, ठीक है, जो हमने पहले पढ़े या जो अभी तक नहीं पढ़े, तो आप मुझे टॉपिक नेम लिख देना, उसी पर आपकी क्लास है जो आ जाएगी आपकी ऑन डिमांड। तो टॉपिक आप मुझे बता देना कि सर इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है, उसी टॉपिक पर हम क्लासेस हैं वो लगा लेंगे। ठीक है, चलो तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज